मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है सेकेंड यूनिट की में पद्य शिक्षण के अंतर्गत कविता शिक्षण की चुनौतियां प्रकरण है। उसमें जो है एक कविता को पढ़ाने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसमें पहली चुनौती प्रस्तावना किससे की जाए का अध्ययन करेंगे। चुनौती से मतलब है कि जब शिक्षक कविता पढ़ाता है या शिक्षण कार्य कराता है कक्षा में, तो उस कविता को पढ़ाने के लिए जो प्रस्तावना की जाती है, प्रस्तावना क्या होती है? उसका इंट्रोडक्शन, पूर्व ज्ञान पे जो विषय वस्तु, जो कविता हम पढ़ा रहे हैं, आज उससे संबंधित विषय वस्तु का छात्र पूर्व में क्या ज्ञान रखता है, ये पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कविता की प्रस्तावना जो है किस प्रकार से की जाए जिससे वो बहुत अधिक प्रभावशाली हो। तो इसके लिए जो है अलग अलग व्यक्ति अलग अलग राय देते हैं कि यदि हम कविता की प्रस्तावना जो कर रहे हैं वो कविता के माध्यम से करें, उसी भाव की अन्य कवि की कविता की पंक्तियों से करें, दोनों कविताओं के भाव एक होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कृष्ण के प्रेम वर्णन पढ़ाने जा रहे हैं, सूरदास के कृष्ण प्रेम गोपियों का प्रेम वर्णन पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी प्रस्तावना हमको यदि करनी है तो इनका मानना है कि मीरा की जो कृष्ण प्रेम से पद्य हैं उसमें से कुछ पंक्तियां लेकर हम जो है उसकी प्रस्तावना कर सकते हैं। कवि दूसरा होगा, उसी कवि की नहीं होगी, दूसरे कवि की जिसकी उसी भाव से संबंधित उसने काव्य लिखा हो, ठीक है, उसके माध्यम से हम जो है प्रस्तावना कर सकते हैं। पर अब ये क्वेश्चन ये आता है कि कुछ विद्वान इसको ये मानते हैं और कुछ जो है इसका विरोध करते हैं। उनका मैं कहना है कि जो कविता हम पढ़ा रहे हैं उसी भाव से संबंधित दूसरी कविता से यदि हम प्रस्तावना करेंगे तो जो पढ़ाने जा रहे हैं उसके प्रति बालक की जिज्ञासा जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं कि सेम भाव वाली अन्य व्यक्ति कवि की कविता से ना करके किसी दूसरी माध्यम से जो है प्रस्तावना की जाए, ठीक है। दूसरा है समभावी कविता, अर्थात समान भाव वाली दूसरी कविता के माध्यम से उसकी 4 या 5 पंक्तियां लेकर जो है जो हम कविता पढ़ा रहे हैं उस कविता की प्रस्तावना की जाए। तो इसके उसमें भी उनका यही कहना है कि एक समान भाव के कविता से प्रस्तावना करेंगे तो बालक को कोई जिज्ञासा नहीं आएगी। प्रस्तावना जो है उसमें ये है कि रोचकता होनी चाहिए, प्रभावशीलता होनी चाहिए, हम बालक के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए कि आज शिक्षक क्या पढ़ाने वाले हैं। वो जिज्ञासा जो है यदि हम सेम भाव वाली समभाव वाली कविता से करेंगे तो वो जिज्ञासा बालक की खत्म हो जाएगी। तीसरा है कवि परिचय के माध्यम से, जो जिस कवि ने लिखी है उस कवि का सामान्य परिचय देकर प्रस्तावना की जाए, ठीक है। जैसे मीरा पदावली हमको पढ़ानी है तो मीराबाई का वो वीणा लिए हुए जो एक चित्र है वो उसके माध्यम से हम कविता के प्रकरण तक आ सकते हैं कि प्रस्तुत चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। मीराबाई किस कवियत्री का है, ठीक है। मीरा जो है किसकी भक्ति करती थी,
फिर मीरा की जो भक्ति किस तरह की थी, कृष्ण को किस रूप में उन्होंने माना था। तो मीरा की जो है प्रेम भाव के जो पद हैं उनमें उनकी कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है, इस तरीके से कवि का परिचय देकर भी हम प्रस्तावना कर सकते हैं। ठीक है, अगला है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री से यह तात्पर्य है कि जो चित्र है, मॉडल है, उसके माध्यम से हम जो है प्रस्तावना कर सकते हैं। जो कविता हम पढ़ा रहे हैं उससे उसके मूल भाव से संबंधित कोई चित्र या मॉडल लेकर हम जो है प्रस्तावना कर सकते हैं, तो उससे भी हम प्रकरण तक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चौथा बिंदु है। पांचवा है पूर्व प्रसंग के माध्यम से। अब उस कविता में जिसका वर्णन किया है उससे संबंधित कोई पूर्व प्रसंग है या कोई कहानी है, उसको संक्षिप्त में बताकर प्रकरण बिंदु तक आया जाए। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति की, छात्र की जो है जिज्ञासा बनी रहती है कि आज हमको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कहानी कथन। कहानी कथन से तात्पर्य है कि जो कविता हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित संक्षिप्त कहानी सुनाकर बालकों को, क्योंकि बहुत बड़ी कहानी हम नहीं सुना सकते, प्रस्तावना का जो समय है 5 से 7 मिनट का होता है, तो उस लिमिटेशन का ध्यान रखकर संक्षिप्त में कहानी सुनाकर प्रस्तावना के प्रश्न किए जा सकते हैं, जिससे बालकों में एक रोचकता बनी रहती है। अब है कि कविता जो शिक्षण करते हैं उसमें एक उसके स्टेप क्या क्या है। कविता शिक्षण की चुनौतियों के बाद अब हम जो है कविता शिक्षण के सोपान, एक कविता का जब हम शिक्षण कराते हैं, जो आप पाठ्य योजना बनाते हो तो उस पाठ्य योजना के अनुसार हम शिक्षण कार्य करते हैं, तो उसके स्टेप क्या हैं, मतलब सोपान और स्टेप एक ही बात होती है। स्टेप क्या है, उसका पहला स्टेप है प्रस्तावना। उसमें हम कक्षा में जाते हैं तो उससे संबंधित जो है प्रस्तावना के 5 प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, वो पूछ के हम जो है आज जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं, जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, उस तक आते हैं। दूसरा है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में छात्र अध्यापिका उस कविता का हाव भाव, यति, गति, लय के साथ जो है उच्चारण करती है। ठीक है, और विद्यार्थी अपनी पुस्तक के अंदर जो है उसको ध्यान से देखते और सुनते हैं। दूसरा है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापिका कक्षा के कुछ कतिपय छात्रों से उसी कविता का उसी हाव भाव, यति, गति के साथ उच्चारण करवाती है। ठीक है, तीसरा है अशुद्धि संशोधन। जब विद्यार्थी पढ़ता है अनुकरण वाचन में, जब वो कविता का उच्चारण करता है तो उसको पढ़ते हुए वो जिन जिन शब्दों को गलत बोलता है, गलत उच्चारण करता है, छात्र अध्यापिका श्याम पट पर उसको लिखती चली जाती है, और जब वो शिक्षण कार्य कर लेता है तब उसके उन शब्दों को शुद्ध कराने का काम करती है, जैसा कि नाम से ही पता है कि अशुद्धि संशोधन। नेक्स्ट है बोध प्रश्न। अशुद्धि संशोधन के बाद जो कविता का हमने वाचन किया था, उस वाचन के अनुसार बालक को क्या समझ आया, कितना समझ आया, उससे संबंधित 4 बोध प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, बोध प्रश्न सरल और सटीक होते हैं, जिनका जवाब 1 या 2 शब्दों में ही होता है। नेक्स्ट है काठिन्य निवारण। बोध प्रश्न के बाद उस कविता के अंदर जो जो शब्द, कठिन शब्द हैं, उसको जो है श्याम पट के सहायता से जो छात्र अध्यापिका उन कठिन शब्दों का अर्थ बताते हैं। ध्यान रहे कि अभी तक व्याख्या कहीं नहीं हुई है, सिर्फ वाचन है, वाचन में हमको व्याख्या नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखा जाए।
सातवां है लिखित और निरीक्षण कार्य। जो कठिन शब्द श्याम पट पे छात्र अध्यापिका ने कराए हैं, उस कार्य को कर होने के बाद में छात्र को उसको लिखने का समय दिया जाए और उसका जो है कक्षा में घूमकर उस लिखित कार्य का निरीक्षण इसमें किया जाता है। लिखित और निरीक्षण कार्य के बाद है पुनः सस्वर वाचन। अब वापस उस कविता तक लाने के लिए, उस माहौल डेवलप करने के, वातावरण उत्पन्न करने के लिए उसी कविता का जो है पुनः हाव भाव के साथ जो है आदर्श वाचन कौन करेगी? छात्र अध्यापिका, अध्यापक यानी। ठीक है, जब पुनः सस्वर वाचन हो जाएगा तो उस कविता का की व्याख्या हमको अपने शब्दों में करनी है। व्याख्या देखिएगा अब हो रही है, अर्थात इस कविता के अंदर क्या बात बताई है उसको हम अपने शब्दों के माध्यम से बालक को परिचित कराएंगे कि इस कविता का मूल भाव क्या है, विषय वस्तु क्या है। ये व्याख्या के अंतर्गत आएगा। व्याख्या होने के बाद में जो है उस व्याख्या से संबंधित 4 केंद्रीय भावबोध प्रश्न पूछे जाते हैं जो क्यों और कैसे पर आधारित होते हैं। बोध प्रश्न सीधे सरल होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा सोचकर विचार करके जवाब देता है और ये 1-2 शब्द में नहीं होते हैं, ये 4 से 5 लाइन का भी हो सकता है और भी बड़े हो सकते हैं, अर्थात विचारों उत्तेजक प्रश्न इनको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तुलनात्मक। तुलनात्मक कविता जो है इसी कविता की, जो हम कविता पढ़ा रहे हैं उसी कविता के मूल भाव से संबंधित अन्य कवि की कविता से उन दोनों कविताओं की तुलना की जाती है। सेम कवि नहीं है, तुलना 2 चीज में होती है, इसलिए 2 अलग अलग कवियों की पर भाव दोनों की एक ही होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ 4 लाइन उसकी ली जाएगी और चार्ट पर लिखकर उस कविता का वाचन करेगी और फिर उसके से संबंधित 4 प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तुलनात्मक प्रश्न से तात्पर्य दोनों का कंपैरिजन करते हुए क्वेश्चन हमको बनाने हैं कि दोनों कविताओं का मूल भाव क्या है, दोनों में कवि क्या कहना चाहता है, तो प्रथम कवि इसको क्यों व्यक्त कर रहा है, द्वितीय क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन इसके अंतर्गत बनते हैं। और इसके बाद आता है लास्ट मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है, जो हमने पढ़ाया है उससे संबंधित मूल्यांकन प्रश्न सभी तरह के वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और गृह कार्य में हम जो है बड़ा निबंधात्मक प्रश्न देकर मूल्यांकन प्रश्न बनाएंगे। ओके।